हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आज हम लोग अपने क्लास में इकोनॉमिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को तो पता ही है, जो कल हमने बोल दिया था, तो नया चैप्टर आज चालू होगा। तो उस चैप्टर का नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और व्यापक अर्थशास्त्र मैक्रो। क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? क्या? सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स और व्यापक अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स आज न्यू चैप्टर है, ये अपने लोग को जानना है। तो सबसे पहले अपने लोग ये जानते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, क्योंकि आज ये जो नया चैप्टर है, लेसन 3 में है ये चैप्टर, तो इसमें बस इसी के बारे में जानकारी है, क्या है नहीं है, इसकी विशेषता क्या है, इसके अंदर क्या सब चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो ये है। तो अपने लोग अब इस चीज़ को समझते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। तो पहले तो अपने लोग को ये तो पता है, अर्थशास्त्र तो जानते ही अपने लोग, समझ गए इसी ढंग से। अब है सूक्ष्म। सूक्ष्म ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द का हिंदी रूपांतर है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये जो माइक्रो शब्द है, ये शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द का हिंदी रूपांतर है। किस शब्द का है? तो माइक्रोज शब्द का हिंदी रूपांतर है, और जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म अर्थात सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा। अर्थात हम कह सकते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? एक छोटी इकाई का, सबसे छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग व्यक्तिगत अध्ययन भी कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक फर्म का अध्ययन किया जाता है। ये नहीं सबका अध्ययन किया जाता है, बस अर्थव्यवस्था के एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। उस शास्त्र को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या व्यक्तिगत रूप से किसी का अध्ययन किया जाता है। चाहे वह व्यक्तिगत एक व्यक्ति हो, वहाँ कोई पार्टिकुलर एक फर्म हो, या एक वस्तु के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है? अब है व्यापक अर्थशास्त्र। व्यापक मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ा, विस्तृत, बहुत बड़ा। अर्थात इसका मतलब हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे, व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा, विस्तार। अर्थात कहने का तात्पर्य, व्यापक अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में होने वाले प्रत्येक घटनाओं का, प्रत्येक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? व्यापक अर्थशास्त्र बोलते हैं, जिसमें एक भी इकाई छूटता नहीं है। अर्थात समूहों का अध्ययन किया जाता है। जितना भी क्रिया अर्थव्यवस्था में होती है, सभी का अध्ययन एक साथ किसमें किया जाता है? तो व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है। समझ गए? इस दोनों को अपने लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपके फैमिली में 10-12 मेंबर हैं जो काम करते हैं, जो इनकम कमाते हैं। ठीक है? तो हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, तब उसको आराम से समझ जाइएगा आप लोग। आपके फैमिली में 10 से 12 आदमी हैं जो रोजगार करते हैं, जो इनकम, ये जिनके द्वारा इनकम आता है घर में। अब किसी एक आदमी का, अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र को देखिए, किसी एक आदमी का जो इनकम और उनका खर्चा का अध्ययन किया जाएगा।
सिर्फ एक आदमी पर्टिकुलर आपके फैमिली का जहाँ 10 से 12 आदमी काम कर रहा है, कमा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, इतना में से हम एक आदमी का अध्ययन करते हैं, वह कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, कितना सेविंग करता है, बस हम एक आदमी का अध्ययन करते हैं तो वह क्या कहलाएगा? वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से एक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। समझ गए? वो क्या कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाएगा। लेकिन जब हम आपके पूरे फैमिली के जो 10 से 12 मेंबर हैं जो इनकम कमाते हैं, अगर सभी आदमी का, आपके होल फैमिली का इनकम का अध्ययन करेंगे, टोटल आदमी मिलके कितना कमाता है प्रत्येक आदमी, और कितना खर्च करता है और कितना सेविंग करता है, अगर हम पूरा फैमिली का अगर हम करते हैं तो वो किस अर्थशास्त्र में आ जाएगा? तो व्यापक अर्थशास्त्र में आ जाएगा। अर्थात अब समझ गए हम लोग, जो पूरा अर्थव्यवस्था में जब एक आदमी व्यक्तिगत रूप से या एक इकाई का, एक फर्म का, किसी काम का, किसी क्रिया का एक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं। और व्यापक अर्थशास्त्र वह है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, हर एक इकाई का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है, अर्थात विस्तृत रूप में जिसका अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो व्यापक अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो आई होप इसको आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। नहीं समझने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि आई नो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने लगे हैं। ठीक है, अब तो कमेंट आने लगा है, सर हम लोग अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। ठीक है, खास करके ये सूरज जी काफ़ी सपोर्टिंग हैं, उनको बहुत बहुत हमारे ओर से थैंक्स सपोर्ट के लिए। अब आते हैं हम लोग, क्या है, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो गया, व्यापक अर्थशास्त्र हो गया। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र का पार्टिकुलर अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर क्या है, इसकी विशेषता क्या है सूक्ष्म का, तो इसकी क्या विशेषता है, सबको पार्टिकुलर अपने लोग अब देखेंगे। तो अपने लोग सूक्ष्म को पहले देखते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र हम लोग समझ गए हैं, अब इसकी क्या सब विशेषताएं हैं, खासियत इस अर्थशास्त्र का क्या है, इसका वैल्यू क्यों इतना ज़्यादा है। ठीक है, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं ये। ठीक है, इसकी क्या है? निम्न विशेषता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का निम्न विशेषता है। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का निम्न विशेषताएं हैं। देखिएगा, पहले हम लोग सूक्ष्म को अच्छे ढंग से देख लेते हैं, उसके बाद अपने लोग व्यापक पे चलेंगे। तो देखिए, इसका विशेषता क्या सब है? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। क्या है बाबू? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। हम ये पॉइंट इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग इसको आराम से नोट बना सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, छोटे इकाइयों का अध्ययन। ठीक है, नंबर 3, छोटे छोटे मानों का अध्ययन। छोटे छोटे मानों का अध्ययन। उसके बाद व्यक्तिगत मूल्यों का अध्ययन। व्यक्तिगत मूल्यों का अध्ययन। ये सब इसका क्या है? विशेषताएं हैं। समझ गए आप लोग? क्या? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, छोटे इकाइयों का अध्ययन, छोटे छोटे मानों का अध्ययन, व्यक्तिगत मूल्यों का अध्ययन। ये सब इसका विशेषता। इसको एक अपना थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन का मतलब क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। कोई व्यक्ति कितना इनकम कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, कितना बचत कर रहा है, और एक व्यक्ति के इनकम से हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका अध्ययन व्यक्तिगत रूप से किया जाता है।
किस अर्थशास्त्र में? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। उसके बाद है मान लीजिए छोटे इकाइयों का अध्ययन, अर्थात अर्थशास्त्र में छोटे छोटे इकाइयों का भी अध्ययन, यानी कि एक भी इकाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी इकाई सूक्ष्म अर्थशास्त्र से छिपा हुआ नहीं रहता है। एकदम छोटा से छोटा, एकदम मजदूर वर्ग का है, चाहे वो नथिंग, वो 1 रुपया ही क्यों नहीं कमाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उसका भी अध्ययन किया जाता है। जो या वो चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो इकाई, उसका भी अध्ययन किया जाता है, अर्थात छोटे से छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है छोटे छोटे मानों का अध्ययन। ये नहीं है जो सामने में जो बड़ा बड़ा मान आ जाता है उसी का अध्ययन किया जाता है, नहीं। सूक्ष्म का मतलब ही है छोटा, अर्थात छोटे से छोटा का अध्ययन इसमें किया जाता है। मानों का, भले वो 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, मे बी जो भी है, कोई आदमी अगर 10 रुपया मंथली कमाता है तो उसका भी अध्ययन इस अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब व्यक्तिगत मूल्यों का अध्ययन, तो व्यक्तिगत मूल्यों का अध्ययन किया है। कोई एक फर्म या कोई एक उद्योग जो एक वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है, अब उस मूल्य जो वह रखता है अपने वस्तु का, उसका इफेक्ट क्या है, उसे कितना लाभ है, उस पर हमारे जो विक्रेता वर्ग हैं जो उस चीज़ का यूज करते हैं कस्टमर, तो उस पर क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। हर एक वस्तु का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ओके, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये तो समझ गए हैं। अब हम लोगों को सूक्ष्म अर्थशास्त्र की ज़रूरत क्यों है, हमारे समाज में, हमारे अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म अर्थशास्त्र की ज़रूरत क्यों है या इसकी आवश्यकता क्यों है। अब अपने लोग इसको देखते हैं, आज के समय में, आधुनिक समय में सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्या महत्व है हमारे अर्थव्यवस्था में या हमारे समाज में, उसको देखते हैं। तो इसको देखने से पहले इसको क्या करते हैं, अपने लोग साफ कर लेते हैं बोर्ड को। चलिए, तो अपने लोग अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व को देखते हैं। ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है हमारे अर्थव्यवस्था में, हमने क्या किया है, इसके महत्व को लिख लिया है। ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि लिखने के बाद आप लोग का फेयर बनाने के लिए अच्छा रहेगा, इसीलिए हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया है बोर्ड पे। देखिए क्या लिखा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्या है महत्व। देखिएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व या आवश्यकता हमारे अर्थव्यवस्था के लिए क्यों है, तो निम्नलिखित कारणों से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग डीपली से समझेंगे। पर ये देख लीजिए क्या सब जरूरी है। आर्थिक नीति के लिए सहायक, आर्थिक नीति जो बनाया जाता है उसके लिए सहायक, आर्थिक समस्या को दूर करने में सहायक, आर्थिक कल्याण के जांच में सहायक, व्यक्तिगत आर्थिक नीति के लिए आवश्यक। तो इम्पोर्टेंट इसका बहुत ज़्यादा है हमारे समाज में। क्यों है, तो पहला देखिएगा, जब तक ये नहीं रहेगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र नहीं रहेगा, तो हम लोग सभी व्यक्ति के समस्या को नहीं जान सकते हैं, संपूर्ण व्यक्ति के समस्या को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक समाज है, मान लीजिए आपका समाज है, मेरा समाज है, सबका समाज है, तो एक समाज में अनेक जाति, अनेक संप्रदाय, अनेक भाषा के लोग रहते हैं और सभी की समस्याएं अलग अलग होती है। ऐसा बात नहीं है तो सबकी समस्या एक ही तरह की होती है, नहीं, सबकी समस्याएं अलग अलग तरह की होती है, सबकी ज़रूरत अलग अलग तरह की रहती है, क्योंकि सबका रीति रिवाज, संस्कार, विधि व्यवस्था सब कुछ अलग अलग टाइप का होता है ना, तो सबके लिए समस्याएं भी अलग अलग होगी। अगर सूक्ष्म अर्थशास्त्र नहीं होगा तो आप लोगों को लगता है जो हर एक व्यक्ति के समस्याओं का अपने लोग अध्ययन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये सबके लिए इसके महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्या है इसमें, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक। हमने कहा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र जब तक इसको छोटे रूप में अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर पाना मुश्किल है। हर एक छोटी इकाई को जानना समझना यह संभव नहीं है। ये समझ गए होंगे। तो हर एक छोटी छोटी बातों का अध्ययन करने के लिए, अर्थात समस्त संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी लेने के लिए, ताकि एक भी छोटी इकाई अध्ययन से न छूटे, इसके लिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है आर्थिक नीति बनाने में सहायक।
अब हमने कहा हमारे समाज में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के लोग रहते हैं जिनका रीति रिवाज सबका सब अलग अलग है। तो आर्थिक नीति जो बनाया जाता है, आर्थिक नीति जब बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है आर्थिक नीति? ताकि लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके, आर्थिक समस्याओं को, जिसमें हर एक लोग सम्मानित हो, है ना। तो अब आर्थिक नीति तभी सफल रूप से बन पाएगा या लोगों की समस्याएं दूर हो पाएगी जब तक सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन होगा, अर्थात सभी व्यक्ति का अध्ययन किया जाएगा सूक्ष्म रूप पे, छोटे स्तर पे, छोटी इकाई के स्तर पे अध्ययन किया जाएगा, तब जाके आर्थिक नीति का सफल रूप से निर्माण होगा और उसका जो लागू है हर एक पे वो तब जाके हो पाएगा सफल रूप से जब हर एक चीज़ का अपने लोग के पास जानकारी होगा, हर एक व्यक्ति की जानकारी होगी, हर एक समाज की एक इकाई की जानकारी होगी। ठीक है, समझ गए? अब है आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहायक, अब है आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहायक सूक्ष्म अर्थशास्त्र की आवश्यकता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा जब तक सूक्ष्म अर्थशास्त्र नहीं होगा, उसका अध्ययन नहीं होगा, तब तक हर एक व्यक्ति के आर्थिक समस्याओं का पता लगाना मुश्किल है। आप बाहर से बैठ के एसी रूम में बैठ के आप नहीं बता सकते हैं जो उस समाज की आर्थिक समस्या क्या है, इस समाज की आर्थिक समस्याएं क्या है, ये नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? हर एक व्यक्ति का जब अध्ययन किया जाता है जो हाँ उस क्षेत्र में लोगों की आर्थिक समस्याएं क्या है, तो जब हम लोग को वहाँ का आर्थिक समस्या उस व्यक्ति का पता चल जाएगा तब ने उसको अपने लोग दूर करेंगे, तब ना सरकार उसको दूर करेगी उसके आर्थिक समस्या को। तो हर एक व्यक्ति के आर्थिक समस्याओं को जानने के लिए और उसे दूर करने के लिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र का होना, उसका अध्ययन अत्यंत जरूरी है। उसके बाद है आर्थिक कल्याण के जांच में सहायक। आर्थिक कल्याण क्या है? लोगों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना, लोगों की आर्थिक कठिनाई को दूर करना, ठीक है, उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, उसके लिए उसका जो जांच के लिए अपने लोगों को तो हर एक छोटे छोटे स्तर पे जाना होगा, हर एक घर में जाना होगा, ठीक है, तब जाके ना उसका जो आर्थिक कल्याण जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है वह कितना विकास कर रहा है, कल्याण का जो काम चल रहा है कैसा चल रहा नहीं चल रहा, थोड़े घर तक पहुंचना होगा। ठीक है, इसके लिए अपने लोगों को आर्थिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो अपने लोग ने ये देख लिया, जांच में सहायक है। व्यक्तिगत आर्थिक नीति के लिए आवश्यक। अब व्यक्तिगत आर्थिक नीति क्या है? जब सरकार किसी एक व्यक्ति नहीं, हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर आर्थिक नीति बनाती है व्यक्तिगत रूप से, चाहे वह गरीब के लिए हो, कभी कभी किसान के लिए स्पेशल फंड सरकार देती है, किसी उद्योग वाले के लिए देती है, या जो गरीबी रेखा से जो नीचे व्यक्ति रहता है उसके लिए आर्थिक पैकेज सरकार देती है, आर्थिक नीति बनाती है। तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले व्यक्तिगत आर्थिक नीति के लिए हर एक छोटे छोटे व्यक्ति का, हर एक इकाई के व्यक्ति का, चाहे वो किसान हो तो हर एक किसान के स्थिति का जानकारी लेने के लिए वहाँ तक जाना होगा, उसका जानकारी लेना होगा। और इस सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हमें क्या चीज़ अध्ययन करना पड़ेगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा ही ये सब संभव है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का हमारे समाज में, हमारे अर्थव्यवस्था में, आर्थिक नीति के लिए कितना अत्यधिक इसका महत्व है। और हमारे अनुसार बिना सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अपने लोग या ये जो अपना अर्थव्यवस्था है ये सुचारू रूप से नहीं चल सकता है, इसका जो विकास है सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। इसका विकास तभी सुचारू रूप से हो सकता है जब हर एक व्यक्ति, हर एक इकाई का जानकारी हो, और ये तभी संभव है जब सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन हो। ठीक है, तो हमारे अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। इसके बिना एक सफल और विकसित अर्थव्यवस्था का कल्पना करना संभव नहीं है। इसकी कोई भी अस्तित्व बिना इसके अर्थव्यवस्था का अस्तित्व संभव नहीं है। तो हम लोगों ने देख लिया इस चीज़ को, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या महत्व है। तो ये सब चीज़ तो अपने लोग अब देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपने लोग देखते हैं व्यापक अर्थशास्त्र क्या है। और
इसको और डीपली जानेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं व्यापक अर्थशास्त्र की, और इसका क्या ज़रूरत है, खासियत है, इसकी क्या सीमाएं हैं, ढेर सारा पॉइंट है। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, समझते हैं अच्छे ढंग से, ठीक है। और ये 12th के लिए आज का क्लास स्पेशली, और जो सब स्टूडेंट आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 12th और 10th के स्पेशली जितने भी स्टूडेंट हैं इमीडिएटली इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन संभवतः फिर से बढ़ने वाला है। जैसा स्थिति देख रहे हैं केस बढ़ता ही जा रहा है, और बिहार बोर्ड कब क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए अपने लोग को और ज़्यादा मेहनत करना है। तो जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बनने के लिए हमारे साथ, वर्मा टीम के साथ बनने के लिए बहुत जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को अपने तैयारी करने में बोर्ड का कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए अपने लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक इसका फेयर बना के रखिएगा, ठीक है, और तैयारी कीजिएगा। तो फिर अपने लोग कल मिलते हैं इसी समय पे, इसी टाइम पे, और वर्मा टीचिंग सेंटर के इसी चैनल पे। तब तक के लिए बाय।